नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके लिए एक नया टॉपिक लिया है, क्लास 10th कोर्स ए आप कह सकते हो, या फिर राजस्थान बोर्ड भी आप राजस्थान बोर्ड में भी वही टॉपिक है जो सीबीएसई के कोर्स ए में है। तो प्यारे बच्चों, हमें देखना होगा कौन सी बुक है आपकी, क्षितिज, कौन सी क्लास, 10th क्लास, और टॉपिक हमने पद्य भाग लिया है 10th का, और कौन सा कवि है, कवि का नाम क्या है, नागार्जुन साहब, और इनकी एक कविता है यह दंतुरित मुस्कान, और इसी की दूसरी कविता यहाँ पर छोटी सी कविता ली है, फसल। तो सबसे पहले हमें नागार्जुन साहब का कवि परिचय पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर कवि परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं, नागार्जुन का जन्म कहाँ पर, बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं पर क्या किया उन्होंने, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास में के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव। घुमक्कड़ी क्या होता है, जिनको घूमने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो हमेशा घूमते रहते हैं। अक्खड़ यानी फक्कड़ स्वभाव के, जिसको संसार में किसी की भी कोई चिंता नहीं है। धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और 1998 में उनका देहांत हो गया। आगे चले बच्चों, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मेरा मानना है कि आने वाली है। क्या काव्य कृतियां, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने क्या कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, हाँ, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने बच्चों कविताओं के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में, 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से प्रमुख पुरस्कार है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान भी किया गया है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्या पढ़ा अपने, कृतियां और उनके पुरस्कार। आगे चलें, राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन कार्य करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यदि मैथिली भाषा में नागार्जुन साहब यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे, लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग, वे व्यंग्य में माहिर रहे हैं। आगे चले बच्चों, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आधुनिक कबीर की संज्ञा किसको दी जाती है, नागार्जुन साहब को। छायावादोत्तर, छायावादोत्तर समझ में आया नहीं आया, नहीं आया होगा बच्चों, मैं बताता हूं
कि 1936 से लेकर के 1943 1943 का जो समय रहा वह रहा छायावादोत्तर। वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध में से गहराई से जुड़े नागार्जुन ने की आंदोलन धर्मिता कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्तक छंद में भी उन्होंने साहित्य लिखा है। आगे चले बच्चों। अब यह दंतुरित मुस्कान में क्या है बच्चों, देखते हैं अपन पाठ प्रवेश कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों शब्द का मतलब होता है दृश्यों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तभी और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। ये तो है इसका। अब एक कविता इसमें और है, फसल। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या? अरे उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। कैसा भी हो, चाहे साहित्य हो या प्रकृति का हो, कैसा भी हो, लेकिन दोनों का योग जब मिलेगा तभी नया निर्माण होगा, इसके बिना संभव नहीं है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि ये कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। प्यारे बच्चों, कविता का नाम क्या है? यह दंतुरित मुस्कान। एक छोटा सा शिशु जिसके भी घर में जन्म लेता है तो ऐसा लगता है जैसे तो उसके हंसने से ही दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सारे हंस रहे हों। अरे उसके रोने से ही सभी का मन दुखी हो रहा हो। आपने भी सुना होगा कि जब किसी के घर पर बच्चा रोता है तो अक्सर दादा दादी बच्चे की माँ को डांटते हैं कि बेटा कि ये क्या कर दिया, बच्चा क्यों रो रहा है। या बच्चा रो रहा होता है तो पापा डांटते हैं या मम्मी डांटती है। यानी बच्चे का रोना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और बच्चे का प्रसन्न होना सारे घर में जैसे तो कमल खिल रहे हों। क्या, अरे उसकी रूप छवि, बच्चे की रूप छवि तो देखो आप, कितना ही कठोर दिल वाला व्यक्ति हो, लेकिन जब वह किसी नन्हे से प्यारे से बच्चे की सूरत को देख लेता है तो उसकी कठोरता कोमलता में बदल जाती है। और यह संदेश ही यहां पर कवि ने आपको देना चाहा है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि प्रवास में रहते हैं, बाहर रहते हैं, 8 दिन 15 दिन महीने के बाद घर आते हैं और आते हैं जब अपने उस नन्हे से प्यारे से शिशु को देखते हैं तो क्या आता है, देखो आप भाव कि तुम्हारी है प्यारे बेटे, तुम्हारे दांतों की ये छोटी सी मुस्कान, भीनी भीनी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान। यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल ही रहे हों
और तुम्हारी रूप छवि को यदि वो देख ले तो उसके अंदर भी क्या जीने की लालसा बढ़ जाती है। हाँ, कितना शब्द चित्र है, देखो आप। डाल देगी जान कैसे, धूली दूसर तुम्हारे ये गात। धूली दूसर, धूल से दूसरित या धूल से सने हुआ चेहरा, शरीर भी इतना आकर्षण लगता है। आज के बच्चे तो फिर भी मेरा मानना है धूल में नहीं खेलते हैं या माता पिता खेलने नहीं देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के बच्चे रे मिट्टी से ही जन्म होता, मिट्टी से ही मिट्टी में ही खेलते और मिट्टी का ही नाम रोशन करते थे। ऐसे बच्चे हमारे देश के वीर सपूत, हाँ, देश के नौजवान बने। हाँ, देखो आप कि धूली दूसर तुम्हारे ये गात, धूल से दूसरे धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर कैसा प्रतीत होता है, कैसा कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जात। कैसा प्रतीत होता है कि जैसे तो तालाब जो कमल खिलता है, तालाब में कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसा लग रहा है जैसे तो कमल मेरे ही घर में खिल रहा है। क्यों? क्योंकि कमल भी तालाब में खिलता है और बच्चा भी, कमल भी तालाब में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, और बच्चा भी धूल से सना हुआ है। तो दोनों की एक रूपता है, इसको कहते हैं बिंब। हाँ, खिल रहे जलजात, जलजात का मतलब होता है कमल। जैसे तो मानो कमल मेरी झोपड़ी में ही खिल रहा है। यहां पर कमल कौन है बच्चों? यहां पर कमल है वो छोटा सा शिशु, बच्चा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। बच्चों देखना, परस शब्द बना है स्पर्श से, और स्पर्श शब्द होता है तत्सम शब्द, और ये होता है तद्भव। तो यहां पर कहना क्या चाहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण जैसे तो नया जीवन आ गया हो। हाँ, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श यदि कोई पा लेता है, चाहे वह कितना ही पत्थर दिल का क्यों ना हो, उसका भी हृदय एक जल के समान शीतल, पवित्र और उज्जवल बन जाता है। हाँ, समझ में आया नहीं आया आपको? पाषाण यानी पाषाण किसको बोलते हैं? पत्थर को। और पाषाण यहां पर तत्सम शब्द है बच्चों, और पत्थर तद्भव शब्द हैं। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलें। छू गया तुमसे, हाँ, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। बच्चों यहां पर शेफालिका के फूल क्यों लिया? क्योंकि शेफालिका के फूल की विशेषता होती है, क्या होती है कि यदि कोई उन्हें थोड़ा सा भी टच कर दे तो वह नीचे गिर जाते हैं। यह होती है उनकी विशेषता। इसी तरह से यदि कोई तुम्हें थोड़ा सा भी टच कर दो तो तुम्हारे चेहरे से हंसी फूट पड़ती है, या तुम्हारा छोटा सा नन्हा सा हाथ किसी के चेहरे पे लग जाए तो कितना ही कठोर हो, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, वह मुस्कुराने लगता है। ये बात समझ में आ गई? बांस था या बबूल, जब किसी व्यक्ति का हाथ तुम्हारे शरीर से स्पर्श करता है तो बांस और बबूल किसका प्रतीक है? बच्चों यहां पर बांस और बबूल किसका प्रतीक है कि बांस और बबूल एक तो घर में नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगता है, यानी बाहर का। बांस और बबूल किसका प्रतीक है? बाहर का। दूसरी बात, बांस और बबूल कठोरता का प्रतीक है।
जब एक पिता अपने छोटे से शिशु के हाथ स्पर्श करता है तो उस बच्चे का कोमल शरीर किसके समान, शेफालिका के फूल के समान तो हंसी है उसकी, बिल्कुल कमल के समान जो उसका शरीर है वो कैसा लगता है, जैसे तो एक कठोर हाथ ने उसको स्पर्श कर लिया हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। एक पिता को अपना बच्चा, अपना शिशु छोटी सी अवस्था में जब उसके दूध के दांत निकले हुए होते हैं तो वह पहचान नहीं पाता है। क्यों नहीं पहचान पाता है? वह इसलिए पहचान नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि पिता अक्सर घर के बाहर रहते हैं। उसको खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, तैयार करना, खिलाना, गोद में उठाना, ये सब उसकी माँ करती है। इसलिए बच्चे का माँ से विशेष लगाव होता है। पिता का उतना नहीं हो पाता जितना कि अपनी माँ से उसका लगाव होता है। क्यों? क्योंकि पिता प्रवास में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कभी कभार मिलने के लिए संडे होता है या छुट्टी होती है तब आते हैं। इसलिए बच्चे के लिए तो वो यूं मानो कि एक मेहमान है, आज आए हैं सो जाएंगे। और कभी कभी तो आपने बच्चों ये भी देखा होगा कि वो बच्चा अपने पिता को भूल जाता है। हाँ, फिर माँ उसको समझाती है कि बेटा, इशारा करती है कि बेटा ये पापा हैं। हाँ, तो देखो आप, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। हे बेटे, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? पहचान कैसे पाएंगे? प्रवासी हो ना, इसलिए नहीं पहचान पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी होता है बिना पलक झपकाए। हे बेटे, तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे। जैसे कौन है, कौन होंगे, पापा पापा से लग रहे हैं, है या नहीं है, इस तरह की भावनाएं किसके मन में आती है? बच्चों के मन में। थक गए हो, और वो देखता ही रहता है बच्चा। आपने भी महसूस किया होगा कि देखता ही रहेगा, फिर मम्मी कहेगी बेटा अब तो थक गए हो। हाँ, थक गए हो, क्या तुम थक गए हो? आंख लू में फेर। अब मैं तुमसे अपनी आंखों को फेर लेता हूं ताकि तुम्हारी आंखों को आराम मिल सके। क्या मैं तुमसे अपनी आंखों को फेर लूं? एक पिता की चाहत है ये। आगे चले बच्चों, आगे है पिता क्या कहते हैं, मन के भाव देखो पिता के। क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। यदि आप मेरे को स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जरूर है बेटे, यहां से कवि ने वेरी इंपॉर्टेंट बात कहने का प्रयास किया है, और ये इस कविता का पूरा निचोड़ है। यदि तुम्हारी मां, है प्यारे से शिशु, प्यारे से बेटे, यदि तुम्हारी मां मेरे जीवन में माध्यम न बनी होती, न आई होती, न माध्यम बनी होती आज वर्तमान में, तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को खो देता। और एक पिता के लिए अपने पुत्र के दर्शन करना ही सबसे बड़ी खुशी है बेटे। समझ में आ गई बच्चों? मैं न सकता देख, ये तुम्हारी भोली सी, प्यारा सा, कोमल सा जो चेहरा है, मैं इसको कभी भी नहीं देख सकता। न मैं न पाता जान, और न ही मैं तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, क्योंकि तुम्हारी जो छोटे छोटे दांतों की, दूध के दांतों की जो मुस्कान है, यह बड़ी ही अनोखी है। धन्य तुम भी धन्य हो। धन्य क्यों कहा? कि तुमने मेरे घर में आकर के खुशियां, पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया।
माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिन्होंने तुम जैसे प्यारे से शिशु को जन्म दिया, अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया, भरण पोषण किया, हाँ, और एक जीवन का एक अनमोल उपहार मेरे को भेंट किया। तो कवि ने दोनों को ही धन्य धन्य माना है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो एक प्रवासी हूं, जिनका जीवन का अधिकांश समय बाहर व्यतीत होता है। हाँ, इतर मैं अलग हूं, मैं अन्य, मैं आप दोनों से अलग हूं। यहां पर समझ में आ गया। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? अरे, जिस तरह से एक अतिथि आता है, अपना आतिथ्य सत्कार कराता है और चला जाता है, उसी तरह से मैं तो एक मेहमान की तरह आता हूं। हाँ, बीवी बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करता हूं कुछ पल और वापस अपने प्रवास पे चला जाता हूं। इस तरह का जीवन मेरा है। और मां है प्यारे बेटे, मां उंगलियां मां की कराती रही है मधुपर्क। प्यारे बेटे, मां के हाथों के ही तुमने शहद, दूध, दही, मक्खन जितना कुछ ग्रहण किया, मां के हाथों का ही टेस्ट तुमने अभी तक लिया है। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मेरी तरफ कनखी यानी देखते ही रहोगे तिरछी नजरों से। हाँ, और होती जब आंखें चार, जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलने लगती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, बच्चा क्या है, अब पहचान पाता है कि मेरे पिता हैं। बच्चा पहले तो क्या समझ रहा था, अनजान, लेकिन अब क्या समझ रहा है कि होती जब आंखें चार, जब दोनों की आंखें मिलती है, चार आंखें होती है। हाँ, तो जब चार आंखें होती है तो क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। मुझे लगती बड़ी ही छविमान ऐसा दृश्य, जिसकी मैं कभी तुलना नहीं कर सकता किसी से, बड़ी ही छवि, रूप छवि मुझे लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे दूध के से दांतों की यह दंतुरित मुस्कान मेरे अंदर प्राण डालने वाली है, और मेरे अंदर प्राण डालने वाली है, और इस रूप छवि को मैं हमेशा देखना चाहता हूं। तो बच्चों, आज हमने तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान पढ़ा, कविता को पढ़ा, समझा। यह वात्सल्य रस से भरपूर कविता है। एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम, जो श्रद्धा है, उसी पर लिखी गई कविता है। बात समझ में आ गई? इसका नेक्स्ट भाग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।